आज के ताज़ा किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुकी है 12 अगस्त 2026, दिन है बुधवार का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की आष्टा मंडी सोयाबीन के बाजार में सोमवार की तुलना में मंगलवार को करीब 60 से 70 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली। पिछले सप्ताह सोयाबीन का बाजार करीब 7,200 से टूटकर 6850 के आसपास आ गया था, लेकिन अब बाजार ने फिर से मजबूती दिखाई है। दिन मंगलवार को आष्टा मंडी में सोयाबीन का ऊंचा भाव 6,951 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, यानी बाजार ने 6,900 का स्तर दोबारा पार कर लिया है। अब किसानों और व्यापारी भाइयों की नजर प्लांटों के भाव और गुरुवार के बाजार पर रहेगी। सवाल यही है कि यह तेजी आगे बढ़ती है या फिर बाजार दोबारा दबाव में रहता है। सभी किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा, आज बुधवार को अमावस्या होने के कारण आष्टा मंडी नीलामी कार्यक्रम बंद रहेगा, यानी इस सप्ताह गुरुवार को मंडी खुलने पर सोयाबीन का बाजार किस दिशा में जाता है यह काफी महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले सप्ताह 6850 तक गिरने के बाद 6,951 तक वापसी बाजार में सुधार का संकेत जरूर दे रही है, लेकिन किसानों को अगले बाजार की दिशा देखकर ही फैसला लेना चाहिए। किसान भाइयों, आष्टा मंडी में गेहूं के लगभग सभी प्रकार की वैरायटी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रहा है। खासकर खाने वाली क्वालिटी के गेहूं में व्यापारी भाइयों की मांग मजबूत दिखाई दे रही है। लोटा 451, लोकबन, हर्षिता, सुजाता, सरबती के साथ साथ तेजस मालवरा 1650, 1634 जैसी वैरायटी में भी बाजार मजबूत बना हुआ है। सबसे खास बात यह है, अभी सोयाबीन की फसल आएगी, उसके बाद नई गेहूं की फसल आने में काफी समय है। ऐसे में अगर बाजार में अभी से इतनी मजबूती बनी हुई है तो आने वाले दिनों में गेहूं के भाव किस स्तर तक जाते हैं, किसानों और व्यापारियों के दोनों के लिए बड़ा सवाल है। हालांकि सिर्फ आज की तेजी देखकर भविष्य के भावों की गारंटी नहीं दी जा सकती। गेहूं का बाजार आगे का मांग, उपलब्ध स्टॉक, मिलों की खरीदी और नई फसल की आवक की उम्मीद से प्रभावित होगा। किसान भाइयों, महत्वपूर्ण सूचना, आज दिन बुधवार को अमावस्या के कारण आष्टा मंडी नीलामी बंद है। अब कल गुरुवार को मंडी दोबारा खुलेगी और असली परीक्षा यही होगी कि गेहूं की तेजी आगे भी जारी रहती है या बाजार में कुछ नरमी देखने को मिलता है। किसान भाइयों, आष्टा मंडी में लाल चना और सफेद चना दोनों के बाजार में अच्छी मजबूती देखने को मिल रहा है। दोनों ही चने एक दूसरे को काफी अच्छा टक्कर दे रहे हैं। लाल चने की बात करें तो कांटा वाला चना करीब 6,000 से 6,300 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बिक रहा है। वहीं 202, 204, पूसा, मानव, विशाल जैसी वैरायटी में हल्की क्वालिटी का माल करीब 5800 से 62 तक चल रहा है। मध्यम गुणवत्ता वाला लाल चना और रशियन चना 6200 से 6500 के आसपास है, जबकि बेहतर गुणवत्ता वाला 6500 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। रशियन चने और लाल चने दोनों ही। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में लाल चना और सफेद चना में से कौन सा बाजार आगे निकलता है और मंडी में आवक व मांग का भाव पर क्या असर पड़ता है। सभी किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, किसान भाई यदि आप हर दिन सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, मूंग सभी प्रकार की आष्टा मंडी से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आपका अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे संदीप नागर आष्टा मंडी से जुड़े रहिए। मध्य प्रदेश में इस मानसून अब तक सामान्य से करीब 15% कम बारिश दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे चिंता विषय मानते हुए संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने और बारिश की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि तस्वीर थोड़ी अलग भी है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों बहुत तेज बारिश और बाढ़ जैसे हालत बने हैं। विदिशा, सीहोर, भोपाल और दूसरे इलाकों में राहत बचाव अभियान चलाने पड़े हैं। यानी प्रदेश में एक तरफ बारिश की कुल कमी है तो दूसरी तरफ कुल क्षेत्रों में कम समय से अत्यधिक बारिश हो रही है। सरकार की चिंता सिर्फ बारिश के आंकड़े तक सीमित नहीं है, जलाशयों में पानी की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक जलाशयों में औसत जलभराव करीब 49% बताया गया है। इसलिए आने वाले दिनों की बारिश खेती के साथ साथ जल स्रोतों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि जहां खेतों में नमी कमी थी वहां हाल की बारिश में खरीफ फसलों को खासकर सोयाबीन को राहत मिली है। लेकिन जिन खेतों में लगातार पानी जमा है वहां जल निकासी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा पानी भी फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश का प्रदेश का 15% कमी को कितना पूरा करती है। मौसम सक्रिय बना हुआ है और भारी बारिश वाले क्षेत्रों में प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सैकड़ों किसानों ने बिजली कंपनी के खिलाफ भोपाल पहुंचकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी नाराजगी जताने के लिए पेड़ों पर बिजली विभाग के अधिकारियों को पुतले टांग दिए। किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर लगातार शिकायतें करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी नाराजगी के चलते किसानों ने भोपाल में प्रदर्शन कर सरकार और बिजली कंपनी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। प्रदर्शन में किसानों की बिजली व्यवस्था और विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि खेती के लिए बिजली बेहद जरूरी है और बिजली से जुड़ी समस्या का सीधा असर फसलों और किसानों की आय पर पड़ता है। पेड़ों पर पुतले टांग कर किया गया प्रदर्शन इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि किसानों ने इस तरीके से जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति अपना विरोध दर्ज करवाया। अब किसानों की मांग है कि उनकी शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई हो और बिजली से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। प्रशासन और बिजली कंपनी की ओर से किसानों की मांग पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर अब नजर रहेगी।
मध्य प्रदेश के भोपाल में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जमीन के सीमांकन से जुड़े सैकड़ों मामले महीनों से लंबित बताए जा रहे हैं और कई प्रकरण 45 दिन से ज्यादा समय से पेंडिंग है। सीमांकन का काम जमीन की वास्तविक सीमा तय करने से जुड़ा होता है। इसका सीधा असर किसानों, जमीन मालिकों और संपत्ति विवादों पर पड़ता है। सीमांकन में देरी होने पर जमीन की बिक्री, बंटवारा, कब्जे से जुड़े विवाद, दूसरे राजस्व काम भी अटक सकते हैं। रिपोर्ट में भोपाल की स्थिति को प्रदेश में सबसे खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में बताया गया। खास बात यह है कि प्रदेश में राजस्व मामलों के समय पर निपटारों को लेकर सरकार पहले भी अधिकारियों की तेजी से काम करने से निर्देश देती आ रही है। भोपाल में पहले भी नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे मामलों के बड़े पैमानों पर लंबित रहने की समस्याएं सामने आ चुकी है। 2024 में अभियान चलाकर हजारों लंबित मामलों का निपटारा किया गया था, लेकिन अब सीमांकन के मामलों में फिर लंबित प्रकरणों ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीमांकन के लिए आवेदन करने वाले लोगों को महीनों इंतजार क्यों करना पड़ रहा है और जिम्मेदारी किसकी तय होगी। अगर जमीन की सीमा तय करने जैसी जरूरी काम लंबे समय तक अटका रहता है तो इसका सीधा असर आम जमीन मालिक और किसानों पर पड़ता है। सावन के दूसरे सोमवार उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी पूरे भक्तिभाव और शाही परंपरा के साथ निकाली गई। इस दौरान भगवान महाकाल ने चंद्रमौलेश्वर और मनमहेश स्वरूप में नगर भ्रमण किया। सवारी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए उमड़े। इस बार सवारी में एक खास बदलाव देखने को मिला। करीब 46 साल पुरानी हाथी परंपरा में बदला हुआ और पहली बार मादा हाथी सुमा ने महाकाल की सवारी में हिस्सा लिया। इससे पहले लंबे समय से हाथी इस परंपरा का हिस्सा रहे हैं। सवारी में भगवान मनमहेश को हाथी पर चांदी के ओहदे में विराजमान कराया गया। इसके बाद बाबा महाकाल की सवारी परंपरागत मार्ग से होते हुए शिप्रा नदी के रामघाट पहुंची, जहां पूजन अभिषेक की परंपरा निभाई गई। इसके बाद सवारी वापस मंदिर की ओर रवाना हुई। इस पूरी परंपरा का आर्थिक महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि मान्यता है कि सावन में बाबा महाकाल स्वयं अपनी प्रजा का हाल जानने राजा के रूप में नगर भ्रमण करते हैं। हर सोमवार निकलने वाली सवारी के साथ श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है और अंतिम शाही सवारी सबसे भव्य मानी जाती है। यानी इस बार उज्जैन की महाकाल सवारी में आस्था के साथ 46 साल पुरानी हाथी परंपरा में बदलाव भी आकर्षण का केंद्र रहा है। देश भर के किसानों के लिए डिजिटल कृषि व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 10.33 करोड़ से ज्यादा फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। यहां जानकारी 11 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार की ओर से दी गई। फार्मर आईडी को किसानों को डिजिटल पहचान के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके जरिए अलग अलग सरकारी योजनाओं और कृषि सेवाओं को किसान को पहचान से जोड़ा जा सकेगा। सरकार के मुताबिक इससे पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसपी पर सरकारी खरीद, कृषि ऋण और आपदा राहत जैसी सुविधा तक पहुंच आसान हो सकती है। खास बात यह है कि किसान अपने मोबाइल फोन से भी फार्मर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को बार बार अलग अलग सरकारी पोर्टल और प्रक्रिया में जानकारी देने की परेशानी कम करना और डिजिटल माध्यम से योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत किसानों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने में मदद कर रही है। आने वाले समय में किसान की जमीन, फसल और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल सिस्टम के जरिए अधिक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराने पर जोर है। यानी फार्मर आईडी आने वाले समय के किसानों के लिए एक ऐसी डिजिटल पहचान बन सकती है जिसके जरिए कई कृषि योजना और सुविधा का लाभ एक ही व्यवस्था से लेना आसान होगा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में मूंग खरीदी को लेकर विवाद बढ़ गया। मूंग खरीदी में कथित गड़बड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज होने के विरोध में वेयर हाउस संचालकों ने खरीदी केंद्र बंद कर दिए। इसके चलते सरकारी खरीदी व्यवस्था प्रभावित हुई और अपनी मूंग बेचने पहुंचे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मूंग की खरीदी के किसान पहले से तैयारी करके केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन केंद्र बंद होने से उन्हें खरीदी शुरू होने का इंतजार करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के बीच किसानों के सामने उपज को सुरक्षित रखने और खरीदी केंद्र तक बार बार आने की अतिरिक्त परेशानी भी खड़ी हो सकती है। वेयर हाउस संचालकों का विरोध एफआईआर दर्ज किए जाने के लेकर है, जबकि प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विवाद का समाधान करते हुए मूंग की सरकारी खरीदी दोबारा सुचारू कराई जाए ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी ना हो। यानी विवाद संचालकों और प्रशासन के बीच है, लेकिन इसका सीधा असर फिलहाल किसान पर पड़ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन और वेयर हाउस संचालकों के बीच बातचीत से खरीदी केंद्र कब दोबारा खुलते हैं और किसानों की मूंग खरीदी कब सामान्य होती है। 12 से 13 अगस्त की रात साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण करीब 4 घंटे 31 मिनट तक चलेगा और इसका मोक्ष 13 अगस्त की रात 1:27 पर होगा। खास बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसकी वजह से धार्मिक रूप से सूतक आदि मानने का सवाल भी स्थानीय परंपरा और पंचांग के अनुसार अलग हो सकता है। दुनिया के जिन हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई देगा वहाँ लोग इस खगोलीय घटना को देख सकेंगे। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पृथ्वी तक पहुंचने से रुकता है।
मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई इलाकों में करीब 60 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण शहरों और कस्बों में जलभराव की स्थिति बन गई। सबसे ज्यादा बारिश राजगढ़ के ब्यावरा में करीब 9 इंच दर्ज होने की बात सामने आई है, जबकि भोपाल में 2 दिन में करीब 8 इंच पानी गिरा। लगातार बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया और लोगों को आवाजाही प्रभावित हुई। नदियों और नालों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन को सतर्क रहना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। 11 अगस्त को राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। किसान के लिए लगातार बारिश दोहरी तस्वीर लेकर आ रही है। जिन खेतों में नमी की कमी थी वहां सोयाबीन की और दूसरी ओर खरीफ फसलों को फायदा मिल सकता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में खेतों में पानी लगातार जमा है वहां जल निकासी नहीं होने पर फसल को नुकसान का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं भोपाल और आसपास के इलाकों में स्थिति गंभीर होने के कारण 11 अगस्त को स्कूल में छुट्टी घोषित की गई और प्रशासन ने लोगों को नदी नालों तक निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई। यानी मध्य प्रदेश में अभी भी बारिश राहत भी है और चुनौती भी है। किसानों को जहां पानी की जरूरत थी वहां राहत मिली, लेकिन ज्यादा बारिश वाले इलाकों में जल भराव से फसल बचाना सबसे बड़ी चिंता हो चुकी है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालत बन गए। जल भराव और तेज बहाव के कारण कई जगह लोग फंस गए, जिसके बाद प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज किया। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीमों ने अलग अलग इलाकों में अभियान चलाकर 98 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अलावा 4 कुत्तों और 7 गायों को भी रेस्क्यू किया गया। भोपाल में सबसे ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन हुए। सूखी सेवनिया क्षेत्र में पानी भरने के कारण कई लोग फंस गए थे। बलरामपुर गाँव में बांध की दीवार टूटने के बाद 15 लोग फंस गए थे, जिनमें बच्चे और महिला भी शामिल थी। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला। राजगढ़ में मंदिर में फंसे 15 लोगों को विदिशा में पानी से घिरे इलाकों में 15 मजदूरों और सीहोर के जमनी व अहमदपुर में भी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं ओमकारेश्वर में नर्मदा के तेज बहाव में फंसे 3 लोगों को एसडीआरएफ जवानों ने बचाया। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रखा गया है और आने वाले दिनों में बारिश की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसानों के लिए बारिश से फसलों को राहत मिल सकती है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव और तेज बहाव को देखते हुए सावधानी बरतने की बात कही है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में जिसे आदिवासी पवित्र मानकर पूजते थे, वहां निकला 6.5 करोड़ साल पुराना जीवाश्म। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से हैरान करने वाली खोज सामने आई है। यहां बेगा आदिवासी जिस पत्थर को लंबे समय से पवित्र मानकर पूजा करते थे, वैज्ञानिक जांच में वहां करीब 6.5 करोड़ पुराना दुर्लभ कोरलम जीवाश्म पाया गया। बताया जा रहा है कि यह पत्थर जंगल के एक पूजा स्थल पर सुरक्षित था और स्थानीय समुदाय पीढ़ियों से इसकी धार्मिक मान्यता को बनाए हुए था। खास बात यह है कि जिस वस्तु को समुदाय ने आस्था के कारण संभाल कर रखा था, वहीं अब वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 6.5 करोड़ साल का समय इसलिए भी खास है क्योंकि यह पृथ्वी के उस दौर के आसपास का समय है जब डायनासोर का युग समाप्त हुआ था। डिंडोरी पहले से ही प्राचीन जीवाश्मों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ स्थित घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क में करोड़ों साल पुराने पेड़ पौधों का जीवाश्म भी मिलते हैं। इस खोज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आस्था और विज्ञान की एक जगह पर दिखाई दे रहे हैं। आदिवासी समुदाय ने इस पत्थर को अनोखा और पवित्र मानकर सुरक्षित रखा था, जबकि अब वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी प्राचीनता और महत्व सामने आया है। यानी जिसे लोग वर्षों से पवित्र पत्थर समझकर पूज रहे थे, वह मध्य प्रदेश के करोड़ों साल पुराने प्राकृतिक इतिहास का एक दुर्लभ हिस्सा निकला। मध्य प्रदेश के इंदौर निगम ने टैक्स भुगतान की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब 1 लाख से कम राशि के संपत्ति कर, जल कर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के भुगतान के लिए चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह व्यवस्था 8 अगस्त को जारी आदेश के बाद लागू की गई। इससे भुगतान के लिए करदाताओं के पास नगद, ऑनलाइन भुगतान और डिमांड ड्राफ्ट के विकल्प रहेंगे। वहीं 1 लाख से ज्यादा की राशि के भुगतान में चेक की सुविधा जारी रहेगी। नगर निगम ने चेक बंद करने के पीछे चेक बाउंस होने से राजस्व वसूली प्रभावित होने का तर्क दिया है। साथ ही निगम का कहना है कि ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। आदेश पर आयुक्त आकाश सिंह के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी हुआ है और इसमें आयुक्त की स्वीकृति का उल्लेख है। हालांकि इस फैसले से बुजुर्ग और डिजिटल भुगतान नहीं करने वाले करदाताओं के सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। खासकर जिन लोगों के लिए चेक भुगतान आसान था, उन्हें अब नगद, ऑनलाइन या डीडी का विकल्प अपनाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। विधानसभा से 21 जुलाई 2026 को यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद अब राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधिक राय मांगी है। राजभवन की विधि एक विधायी शाखा विधेयक की कानूनी और संवैधानिक स्थिति की जांच करेगी। इसके बाद जरूरत के मुताबिक विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी को और आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे राज्य में लागू किया जा सकेगा। यूसीसी का उद्देश्य है विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और दूसरे व्यक्तिगत मामलों में समान कानूनी व्यवस्था लागू करना। हालांकि इसके प्रावधानों को लेकर राजनीति और सामाजिक बहस भी जारी है। यानी अभी यूसीसी कानून लागू नहीं हुआ है। फिलहाल विधेयक राय और संवैधानिक मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होने पर इसके लागू होने का रास्ता साफ होगा।
मध्य प्रदेश के इंदौर के आईटी पार्क चौराहे की सड़क पर जगह जगह आधा फीट तक गहरे गड्ढे हो गए। इस मार्ग में रोजाना करीब 70,000 लोग और वाहन गुजरते हैं, इसलिए खराब सड़क से रोज लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना और मुश्किल हो जाता है। दो पहिया वाहन चालकों के लिए स्थिति ज्यादा जोखिम भरी है। चौराहे से जुड़े वैकल्पिक मार्ग की हालत भी खराब बताई गई, जिससे लोगों को बेहतर रास्ते का विकल्प भी आसानी से नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस सड़क से रोज हजारों लोग गुजरते हैं वहां समय रहते मरम्मत क्यों नहीं हुई। लगातार बारिश के बीच अगर सड़क जल्द नहीं भरे गए तो दुर्घटना का खतरा और बढ़ सकता है। अब लोगों की मांग है कि जिम्मेदार विभाग मौके का निरीक्षण करके गड्ढों की स्थायी मरम्मत कराए, ताकि रोजाना गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों की राहत मिल सके। मध्य प्रदेश के सीहोर से 109 साल पुरानी एक दिलचस्प कहानी फिर सामने आई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान साल 1917 में सीहोर के नगर सेठ जुम्मालाल रूठिया ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को 35,000 का वॉर लोन दिया था। उस समय ब्रिटिश सरकार युद्ध के खर्चों के लिए व्यापारियों और रईसों से पैसा जुटा रही थी। इस लोन पर 5.5% सालाना ब्याज तय होने की बात सामने आई है। सेठ जुम्मालाल का परिवार दावा करता है कि इस रकम का भुगतान आज तक नहीं हुआ। परिवार के पास 4 जून 1917 का मूल प्रमाण पत्र भी सुरक्षित है, जिस पर तत्कालीन भोपाल के पॉलिटिकल एजेंट WS डेविस के हस्ताक्षर बताए गए। सेठ जुम्मालाल का निधन 1937 में हो गया था, लेकिन परिवार ने पुराने दस्तावेज संभाल कर रखे। अब इस कहानी में नया मोड़ आया है। परिवार ने ब्रिटेन को डेप्ट मैनेजमेंट ऑफिस के सामने मामला उठाया था। जवाब में ब्रिटिश पक्ष ने दावा सीधे खारिज करने के बजाय उसे मूल लोन सर्टिफिकेट और उससे जुड़े दस्तावेज मांगे हैं, ताकि मामले की आगे समीक्षा की जा सके। परिवार इन दस्तावेज को अपने वकील के जरिए ब्रिटेन भेजने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल है कि 1917 के 35,000 कितने होंगे। परिवार के मुताबिक 5.5% चक्रवृद्धि ब्याज से रकम करीब 1.20 करोड़ बैठ सकती है, जबकि सोने की कीमत के आधार पर इसका अनुमान 10 करोड़ से ज़्यादा लगाया गया। लेकिन ये दोनों सिर्फ अनुमान है। असल देनदारी कितनी होगी यह ब्रिटिश रिकॉर्ड लोन की शर्तों और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तय हो सकेगी। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के करीब 3 साल पूरे होने के बाद अब सरकार के यहाँ जानना चाहती है योजना से महिलाओं की जिंदगी में वास्तव में कितना आर्थिक और सामाजिक बदलाव आया है। इसके लिए सरकार ने योजना के प्रभाव को आकलन कराने की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था AIGGPA को दी है। योजना के तहत प्रदेश के करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को हर महीने 1,500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब मूल्यांकन में यहाँ देखा जाएगा कि महिलाओं को मिलने वाली इस राशि को घरेलू खर्च, आर्थिक स्थिति, बचत, आत्मनिर्भरता और सामाजिक स्थिति पर कितना असर पड़ा। इसके अलावा सरकार ने इस योजना को प्रभाव की समीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई, जिससे करीब 1 महीने में इंपैक्ट ऑडिट रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी गई। यानी सरकार सिर्फ यह नहीं देखेगी कि पैसा कितना महिलाओं तक पहुंचा, बल्कि यह भी जानने की कोशिश होगी पैसा मिलने के बाद महिलाओं के जीवन में कितना बदलाव आया। यह मूल्यांकन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लाडली बहना योजना राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजनाओं में से एक है। अब इसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की नीति और योजना में बदलाव या विस्तार को लेकर फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्वास्थ्य विभाग की आउटसोर्स भर्ती को लेकर बड़ा मामला सामने आया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जिले में मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए सिर्फ 66 पद स्वीकृत थे, लेकिन आरोप है कि CMHO कार्यालय ने करीब 318 लोगों को नियुक्ति दे दी। यानी मंजूर पदों की तुलना में करीब 5 गुना नियुक्ति किए जाने का आरोप है। मामला तब सामने आया जब नियुक्ति किए गए कई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और उन्होंने अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों से शिकायत की। जांच में यह भी सवाल उठाया कि अतिरिक्त नियुक्ति के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई या नहीं, और इन कर्मचारियों को वेतन के लिए बजट किस आधार पर तय किया गया। कई नियुक्ति पर आउटसोर्स एजेंसी के लेटर हेड पर जारी होने के बाद भी सामने आई। मामले में तत्कालीन CMHO डॉक्टर गोविंद सिंह चौहान की निलंबित किया जा चुका है। निलंबन आदेश में उनके भतीजे जयदीप का भूमिका भी उल्लेख है। वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों ने भर्ती के नाम पर पैसे लिए जाने का आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों को पूरी सच्चाई जांच के बाद स्पष्ट होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 66 पदों की मंजूरी थी, 318 लोगों की नियुक्ति आखिरकार किस आधार पर हुई। अब जांच में यह तय होना है कि अतिरिक्त नियुक्ति किसका आदेश पर हुई, नियुक्ति प्रक्रिया में कौन कौन शामिल था, और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार आखिरकार कौन है। मध्य प्रदेश के धार जिले की आदिवासी अंचल के लिए रेल कनेक्टिविटी लेकर बड़ी खबर सामने आई। डेकाकुंड डांडा रोड रेल खंड पर पहली बार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लोगों का सफल स्पीड ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान सिर्फ इंजन की रफ्तार ही नहीं, बल्कि रेल ट्रैक की मजबूती, सिग्नलिंग और ओवरहेड बिजली व्यवस्था समेत सुरक्षा से जुड़े तकनीकी मानकों की भी जांच की गई। सफल परीक्षण के बाद इस रेल खंड पर यात्री ट्रेन चलाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि रेल सेवा शुरू होने से धार के पश्चिमी और आदिवासी बहुल क्षेत्रों से गुजरात से सीधा रेल संपर्क मिलने की उम्मीद है। इससे लोगों को रोजगार, शिक्षा, इलाज और व्यापार के लिए आवागमन में सुविधा मिल सकती है। कृषि उपज के बड़े बाजारों तक पहुंचाने में भी रेल कनेक्टिविटी मददगार हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2026 तक यात्री ट्रेन सेवा शुरू होने की संभावना जताई गई। हालांकि नियमित यात्री ट्रेन शुरू करने से पहले रेलवे के सभी तकनीकी और सुरक्षा प्रक्रिया पूरा होना जरूरी है।
12 अगस्त का इतिहास। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसरो में भी हर साल उनके जयंती का विशेष रूप से याद करा जाता है। 12 अगस्त 1981 को कंप्यूटर की दुनिया में बड़ी घटना हुई। IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM 5150 पेश किया। इसने आगे चलकर पर्सनल कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12 अगस्त 1985 को जापान में एक बड़ी विमान दुर्घटना हुई। जापान एयरलाइंस का बोइंग 747 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 520 लोगों की जान गई। इसे इतिहास की सबसे भीषण एकल विमान दुर्घटना में गिना जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। इन दिन हाथियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास और मानव हाथी संघर्ष जैसी समस्याओं के प्रति दुनिया को जागरूक किया जाता है। भारत में भी हाथियों के संरक्षण को लेकर इन दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। यह दिन दुनिया भर के युवाओं की भूमिका, उनके योगदान और उनके सामने मौजूद चुनौतियों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।